हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाली बिरला आप सभी का जीआरडी क्रिएट्स 5 में स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 में पादपों में पोषण की क्रियाविधि को समझा था और अब है चैप्टर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो इस चैप्टर में हम प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होते हैं, उनकी क्या क्रियाविधि होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप या पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सभी जीव हैं पौधों को छोड़कर, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हिरण पौधों को खा रही है डायरेक्ट, जो शाकाहारी जीव है वो डायरेक्ट पौधों को खा रहे हैं, और कुछ अन्य जीव हैं वो इन पौधों को खाने वाले जानवरों पर निर्भर हैं, लेकिन परोक्ष रूप से सभी पौधों पर निर्भर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पे निर्भर है? पौधों पर, क्योंकि उन्हें अपना खाना या अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। अब देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पौधों को खा रहे हैं, जैसे कि हिरण, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पौधों को खाने वाले जीवों को खा रहे हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक कार्यों को करने के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? पोषक तत्वों से मिलेगी, या पोषक तत्वों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब से मिलती है। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण या भोजन ग्रहण करने की विधि एवं शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक हैं। जैसे कि आपने क्लास 6 में भोजन के घटकों के बारे में पढ़ा होगा। कौन कौन से भोजन के घटक? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आहारी रेशे या खनिज, ये सब क्या है? भोजन के संघटक हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जैसे कि बताया गया है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वो किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। फिर उसके बाद मान लो अगर प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड में टूटेगा। फिर वसा है तो वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटेगा। इस तरीके से जो जटिल पदार्थ हैं वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, और जटिल पदार्थों को वो सीधे नहीं पचा सकते, पाचन नहीं हो सकता, मतलब उसका उपयोग नहीं हो सकता। तो जो जीव है वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और फिर उसका उपयोग होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे है 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। अब देखो, जो भोजन को अंदर लेने की विधि है उसी को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अब इनकी क्या क्या विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, इनके बारे में अब हम देखेंगे। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हिमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं, और मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। जैसे कि जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं उनमें सभी में अंतर्ग्रहण की या भोजन को अंदर लेने की विधियाँ अलग अलग होती है। जैसे कि जो मधुमक्खी है या जो मरमर पक्षी है, हमिंग बर्ड जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं? मकरंद चूसते हैं, जो भी फूलों का जूस होता है उसको चूसते हैं। फिर जो मानव में जो बच्चा होता है वो दूध पीता है। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि पूरे अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, जैसे कि अजगर हो गया। उसके बाद है कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। अब क्रियाकलाप 2.1 है, जिसमें अलग अलग भोजन के प्रकार और उनके अंतर्ग्रहण की विधियों के बारे में बताया गया कि वो किस प्रकार से अंतर्ग्रहण करते हैं।
अब देखिए स्टार फिश के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है कि जो स्टार फिश है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है। ठीक है, इनको खाती है। तो इससे खाने से पहले क्या करती है, कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। अब देखिए जो स्टार फिश है ये अपने आमाशय को बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अब ये क्या क्या करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच भाग है उसको रहने देती है और जो अंदर का जो कोमल भाग है उसका भक्षण करती है, उसको खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो इसका जो आमाशय है वो इसे बाहर निकालती है, जानवर जो भी जंतु है उसे खाती है और वापस इसका आमाशय इसके शरीर के अंदर चले जाता है और फिर वहाँ पे उसका पाचन होते रहता है। आगे दिया है प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ये ऊपर जो सारणी आपको दी गई थी उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या जो सारणी भरना है ये इसके नीचे उनकी आहार जो अंतर्ग्रहण की विधियां यहाँ पे बताई गई हैं। आगे दिया है मानव में पाचन। अब देखिए मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। पहली बात तो पाचन किसे बोलेंगे कि जो जटिल पदार्थ है उनका सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विखंडन होना या टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो मानव में पाचन किस प्रकार से होता है, उसकी क्या क्रियाविधि होती है, इसको अपन देखेंगे। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अंतर्ग्रहण होगा। जब हम खाना खाते हैं तो खाने को अपने मुंह के अंदर लेते हैं, इसी विधि को कहा जाता है अंतर्ग्रहण। इसके बाद जो हमने खाना खाया है वो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में टूटेगा या उसका पाचन होगा, इसे क्या कहते हैं, पाचन। मतलब कि जटिल पदार्थ सबसे पहले अंतर्ग्रहण होगा, मुख द्वारा भोजन को अंदर लेंगे, उसके बाद जो जटिल पदार्थ है भोजन के वो सरल पदार्थों में टूटेंगे अर्थात पाचन होगा। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। अब देखिए जिसका पाचन नहीं हुआ, जो वेस्ट मटेरियल है जो बिना काम का है उसका क्या होगा, निष्कासन होगा। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। अब देखिए भैया जो हमने भोजन अंदर लिया है, जिसका अंतर्ग्रहण किया है, उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होगा। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। अब देखिए जो हमने भोजन का अंतर्ग्रहण किया या भोजन को अंदर लिया वो किसके थ्रू जाएगा, एक पूरी नली में से होकर गुजरता है। जैसे आपको एक चित्र बताया गया है यहाँ पे। तो ये जो है मुख ग्रसिका या मुख गुहिका, यहाँ से होता हुआ भोजन नली, ये कि नली जैसी संरचना होती है, इसी में से होता हुआ पूरा जाता है भोजन। यहाँ से फिर ऐसे होते हुए पूरा भोजन जाता है। ये एक नली जैसी संरचना होती है। ये जो नली है ये अलग अलग जगह पे चौड़ी, अलग जगह कहीं सक्रिय होती है। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सक्रिय दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत इसका जो भाग है बहुत चौड़ा है, तो वहीं फिर ऐसे फैली हुई रहती है। और इस पूरी नलिका को कहा जाता है आहार नाल, जो मुख गुहिका से होकर गुदा तक फैली होती है। इस पूरी नली को कहा जाता है आहार नाल। आइए आगे देखते हैं। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। देखिए जैसे अब ये जो लंबी नली है इसके अलग अलग जो भाग हैं इसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जो कहीं से चौड़ी है, कहीं से सक्रिय है, तो इसके अलग संरचना के आधार पर इसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे पहले है मुख गुहिका, तो ये जो मुख के पास है जो स्थान है इसे बोला गया है मुख गुहिका, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर अगला है ग्रास नली या ग्रसिका। अब देखिए जो आपको एक पाइप जैसी संरचना दिख रही होगी नलिका जैसी, इसका नाम है ग्रसिका। आगे है आमाशय, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत, वृद्धांत या बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, मल द्वार या गुदा अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये जो सभी भाग हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आहार नाल का या पाचन नली का। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्त्रावित करती है। अब देखिए यहाँ पे पूरी आहार नाल है और इसी के साथ में यहाँ पर कुछ ग्रंथियां भी दी हुई है। जैसे कि मुख में लाला ग्रंथियां, फिर आपको दिया है अग्नाशय दिया है, फिर पित्ताशय,
फिर यकृत, ये सब अलग अलग ग्रंथियाँ भी मुख्य कार्य करती हैं या जटिल पदार्थों को तोड़ने के लिए पाचक रसों का स्रावन करती हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो ये जो पूरी नलिका है जो पाचन करती है, इस पूरी नलिका के साथ साथ जो ग्रंथियां है ये भी मुख्य रूप से भाग लेती हैं और ये सब मिलके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे है, आइए हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। जैसे अब दिया है मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। अब देखिए मुख का क्या क्या कार्य है, भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए इसका कार्य है। फिर उसके आगे आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो देखिए जो हम भोजन को अंदर लेते हैं, अपने मुख में डालते हैं, तो इसी विधि को कहा जाता है अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को अंदर लेने की विधि क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। आगे बूझो कुछ बोल रहा है। बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। अब बूझो यहाँ जो एक संरचना दी हुई है जो बहुत ज़्यादा कुंडलित है या गुथी हुई है, ये जो संरचना आप देख सकते हैं, इसके बारे में चकित है कि ये इतनी बड़ी संरचना, इतनी लंबी संरचना हमारे पेट में किस प्रकार से समाती है, ये इसको देखकर ये आश्चर्यचकित है। तो इसकी लंबाई बूझो जानना चाहता है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। अब देखिए हमारे मुख में दांत होते हैं और वो दांतों का क्या काम है, जो हमने भोजन मुख में अंतर्ग्रहित किया है या अंदर लिया है उसको तोड़ना या पीसना। उसके बाद है प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसे होते हैं। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। अब देखिए हमारे मुख में जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहला है कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। और ये चारों प्रकार के दांतों के कार्य भी अलग अलग हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चपटे दांत होते हैं जो कि चबाने और पीसने के काम आते हैं। कुछ नुकीले होते हैं जो कि काटने, चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। फिर जो आगे के दांत होते हैं वो काटने के काम आते हैं। इस प्रकार हमारे मुख में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो कि 32 होते हैं और ये अलग अलग कार्य करते हैं। आगे दिया है हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाइए। देखिए हमारे मुख में लाला रस स्रावित करने के लिए लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, हमारे मुख में जो भोजन है उसे जो लार होता है वो मिलाने का काम करता है। फिर दांतों के प्रकार एवं उनके कार्य दिए हैं, जैसे कि कर्तन एवं दंशन वाले दांत जो कि काटने के लिए होते हैं, जैसे कि कृंतक। फिर दिया है चीरने एवं फाड़ने वाले दांत जो कि रत्नक है। ये जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें जो ये रत्नक होते हैं, नुकीले वाले दांत, ये बड़े होते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, शेर हो गया, इनमें। क्योंकि जो मांसाहारी जीव होते हैं वो ज़्यादा चीरने फाड़ने का कार्य इन्हीं दांतों से करते हैं, इसीलिए उनमें ये बड़े दांत पाए जाते हैं। फिर अगला है चबाने एवं पीसने वाले दांत, जो हमारे मुख में जो ये सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं, ये 3 और ये 2, ये वाले जो दांत है ये अग्रचवर्णक और चवर्णक पीसने और चबाने के कार्य में आते हैं। आगे दूध के दांत एवं स्थायी दांतों के बारे में कुछ दिया है, जैसे कि आपके जो दांत होते हैं वो 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो 8 वर्ष के दांत जो होते हैं उनके वो गिर जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। जो बच्चों में 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं या इन्हें अस्थायी दांत भी कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। ये सामान्य व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में प्रायः गिरते हैं। आप देखिए जो स्थायी दांत हैं ये वृद्धावस्था में गिरते हैं, बाकी जीवन भर बने रहते हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। और जो दूध के दांत होते हैं वो 8 वर्ष की आयु के बाद गिर जाते हैं, इसीलिए इन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। फिर आगे आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है जिसमें लार के बारे में कुछ है, जिसमें आपको 2 परख नलियां लेनी है एवं उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख से लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए।
आपको क्या करना है, 2 परख नलियाँ लेनी है, परख नली ए और परख नली बी। अब देखो, आपको ए में क्या करना है, उबले हुए चावल डालना है और बी वाली में चबाए हुए चावल डालना है। ठीक है। अब दोनों परख नलियों में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना है, 1-1 2-2 ड्रॉप, और उसी के साथ में आपको आयोडीन विलयन डालना है, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में किया होगा। ठीक है। अब जो परख नली बी है, जिसमें कि आपने चबाए हुए चावल डाले थे, तो उसमें क्या हुआ होगा, लार की उपस्थिति की वजह से जो उसमें चावलों में उपस्थित स्टार्च या मंड है वो शर्करा या ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। इसी वजह से आयोडीन विलयन की वजह से इसमें कोई भी परीक्षण नहीं होता या कलर परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जो परख नली ए है, जिसमें कि आपने उबले हुए चावल डाले हैं, इसमें क्या होगा, आयोडीन विलयन डालने पर इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, तो ये इसी की वजह से नीला रंग देगा। अब आगे देखिए क्या है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। अब देखिए, जो जीभ है ये किससे बनी हुई है, मांसपेशियों से, मतलब पेशीय मांसल पेशीय अंग है। ठीक है। और जो पीछे किससे जुड़ी होती है, पीछे मुख गुहिका से जुड़ी होती है। और जो इसका अगला भाग है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, कहीं भी घूम सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? हम बोलने के लिए भी जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। अब देखिए, जीभ के क्या क्या कार्य हैं। पहला तो बोलने में। ठीक है। पहला कार्य जीभ का बोलने में, जीभ की वजह से हम बोल पाते हैं। दूसरा, इसी की वजह से हम भोजन को अपने अपने मुंह में मिला पाते हैं। ठीक है। और इसी के साथ में जीभ की वजह से इस पे जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, इन्हीं की वजह से, जीभ के विभिन्न भागों की वजह से हमें स्वाद का अनुभव होता है, हम स्वाद का ज्ञान कर पाते हैं। अब देखिए, जीभ से संबंधित आपको एक क्रियाकलाप दिया है। आपको अलग अलग विलयन ले लेना है, जैसे कि चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का, और फिर अपने मित्र की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ बाहर निकालने के लिए कहना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अलग अलग जो विलयन आपने लिए हैं उसको अपने मित्र की जीभ पर डालने के लिए बोलना है। जो जीभ के अलग अलग भाग है आपके, ठीक है, वहां पे आपको आपके मित्र को अलग अलग विलयन, जो जैसे कि नींबू का या फिर शक्कर का, ठीक है, ये सब अलग अलग विलयन डालने के लिए बोलना है। इसके बाद में आपको परीक्षण करना है, अपने मित्र से पूछना है कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। अब देखिए, इसके बाद दांतों और जीभ के बाद अगला जो अंग आता है हमारे पास वो है भोजन नली या ग्रसिका। तो निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में आता है। देखिए, जो हमने मुख में अंतर्ग्रहित किया वो कहाँ आएगा, अपने आगे ग्रसिका में आएगा। यही जो पाइप जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है क्या है, ग्रसिका है। ये क्या होती है, मुख गुहा से आमाशय तक होती है, ये भोजन के लिए रास्ता बनाती है। ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही होगी ग्रसिका का क्या कार्य है, मुख गुहिका से भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावक एवं अध्यापक से इस विषय में चर्चा कीजिए। अब देखिए, जो ग्रसिका है, इसमें अगर हमने कुछ भी खाया है तो इसमें संकुचन होगा और वो भोजन नीचे की ओर आएगा और आमाशय में आ जाएगा। ठीक है। जबकि केवल ग्रसिका में ही नहीं बल्कि हमारी पूरी आहार नाल, जो कि मुख गुहिका से गुदा मार्ग तक फैली हुई है, पूरी आहार नाल में संकुचन होता है, भोजन
और भोजन आगे खिसकता जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा आमाशय है वो भोजन को एक नहीं रख पाता, और इसी के वजह से क्या होता है, हमारा जो भोजन है वो वापिस आने लगता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं वमन। ठीक है, हमारा आमाशय जब भोजन को ग्रहण नहीं कर पाता या नहीं रख पाता तो फलस्वरूप इसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, वमन कहते हैं। आगे पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो देखिए, जिस तरीके से मुख गुहिका से ग्रसिका से होते हुए भोजन हमारे आमाशय में आया, ठीक उसी तरीके से उल्टा वमन भी होता है। जैसे हमारे आमाशय में संकुचन होगा और भोजन पूरा बाहर आ जाएगा। बाकी की जानकारी पार्ट 2 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।